नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। हम पढ़ रहे थे क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री की बुक, जो कि अभी स्कूलों में पढ़ाई जाती है। हम इसके 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे। आज इसका तीसरा चैप्टर है आरंभिक नगर। इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बताया गया है। जैसा कि मैं आपको हर बार बताता हूँ कि एनसीईआरटी द्वारा जो क्लास 6 के लिए बुक लिखी गई है वो बहुत ही आसान भाषा में और छोटे बच्चों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है, क्योंकि क्लास 6 की बुक का स्टैंडर्ड वैसा ही रखना होता है। तो इसमें फैक्ट काफी कम मात्रा में है, लेकिन कहीं कहीं ऐसे फैक्ट हैं जो आपके लिए बहुत जरूरी हैं। फिर साथ ही मैं बहुत सी बातें ऐसी ऐड करने की कोशिश करता हूं कि जिससे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हैं उनको बेनिफिट हो सके। तो आज भी ऐसा ही होगा। तो शुरुआत इस चैप्टर की कैसे होती है, जैसे मैं बुक में बताता हूं, बुक के अकॉर्डिंग पढ़ाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले बुक में दिया गया है हड़प्पा की कहानी, और उसमें यह बताया गया है कि 150 साल पहले जब पंजाब प्रांत में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो वहां पर उनको ईंटें मिली, और एक हड़प्पाई पुरास्थल जिसको आजकल हम बोलते हैं उस स्थान के से कुछ ईंटें निकाली गई। थोड़ी सी बिल्कुल साधारण जानकारी ली गई और बताया गया है कि वहां से ईंटें रेलवे लाइन बिछाने के काम में ली गई। फिर बाद में इसकी विधिवत खुदाई की गई। कब खुदाई की गई, किसने की, ऐसा कुछ नहीं दे रखा। सिर्फ ये बता रखा है कि 150 वर्ष पहले वहां पर ईंटें मिली थी रेलवे लाइन बिछाने के दौरान। फिर उसके बाद में बताया गया है क्योंकि हड़प्पा नगर सबसे पहले यहां पर मिला है, सबसे पहले खुदाई हुई है, इसलिए इस सिविलाइजेशन को हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और ये भारतीय उपमहाद्वीप में नगरीकरण की शुरुआत है। सबसे पहले नगरीकरण 4700 वर्ष पूर्व हुआ है। ये उस बात का सार है जो एनसीईआरटी क्लास 6 में दी गई है। लेकिन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इस जानकारी से हमारी बिल्कुल भी पार नहीं पड़ेगी। हमें बहुत कुछ और जानने की आवश्यकता है। जैसे मैं आपको सामान्य इसी बात में ऐड करते हुए बताऊं तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं 1826 पढ़ते हैं हम। सबसे पहले 1826 में किसका नाम आता है? सबसे पहले आप जानते भी हैं, चार्ल्स मैसन का। चार्ल्स मैसन के द्वारा सबसे पहले पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, और जिला कौन सा है? साहिवाल। आजकल इसका नाम साहिवाल ही, आप जो किताबों में मोंटगोमरी लिखते हैं वो पहले का नाम है। साहिवाल पंजाब प्रांत पाकिस्तान के ये जो स्थान है जहां पर हड़प्पा मिला है उस स्थान की यात्रा की थी। वहां पर वो गए थे कुछ जानकारी जुटाने इतिहास से संबंधित। फिर ये जानकारी कब मिलती है? 1842 में। ये जो चार्ल्स मैसन वाली जानकारी है ये 1842 में एक लेख प्रकाशित होता है उनका। उस लेख के अंदर वो ये जानकारी प्रदान करते हैं। तो नैरेटिव ऑफ जर्नीज उनका लेख है, नैरेटिव ऑफ जर्नीज। इस लेख में वो इस जानकारी के बारे में बताते हैं कि 1826 में मैंने इस स्थान की यात्रा की थी, एक पुरातात्विक महत्व का मुझे वो स्थान लगा, तो इसलिए मैं वहां पर गया था। फिर उसके बाद में दूसरा नाम आता है अलेक्जेंडर बर्न्स का। आप हमेशा देखते हैं इसके कुछ समय बाद ही अलेक्जेंडर बर्न्स ने इस स्थान की यात्रा की थी। तीसरे नंबर पर आप हमेशा देखते हैं कि 1850 के दशक में 1850s में कनिंघम गए थे। वहां पर अलेक्जेंडर कनिंघम पहली बार वहां गए थे। ये उनका फर्स्ट टाइम है। दोबारा भी जाएंगे, वो अभी दिखाता हूं, मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद में रेलवे लाइन बिछाने वाली जो जानकारी हमारी एनसीईआरटी में दी गई है, उस एनसीईआरटी में थोड़ा सा मैं पूरा ऐड कर देता हूं कि 1856 के अंदर कराची और लाहौर के बीच में रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, और उस दौरान वहां पर जो काम संभालने वाले 2 विशेष व्यक्ति हैं, जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन, उनको वहां पता चला खुदाई के अंदर कि यहां पर भाई ईंटें मिल रही हैं। जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन को, उन्होंने वो ईंटें उस रेलवे लाइन को बिछाने में काम की। इसीलिए आप जब 12th की एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो उसमें एक बॉक्स बनाकर दे रखा है हड़प्पा की दुर्दशा, और उसमें कारण बताया गया है कि जो रेलवे लाइन बिछाने के लिए काम में ली गई ईंटें या वहां पर ईंट चोरों द्वारा जो ईंटें निकाल ली गई, उसके कारण हड़प्पा की दुर्दशा देखने को मिलती है। और हड़प्पा की संरचनाएं बेहतर स्थिति में हमें नहीं मिलती, क्योंकि लाखों की संख्या में ईंटें वहां से निकाल ली गई थी। इससे तुलनात्मक रूप से हम मोहनजोदड़ो को देखें तो वहां की संरचनाएं हमें सुरक्षित मिलती हैं, और वहां पर जो भी निर्माण कार्य है वो हमें हड़प्पा की तुलना में काफी बेहतर दिखाई देता है। तो ये यहां तक हम चलते हैं। फिर उसके बाद में 1872 में अलेक्जेंडर कनिंघम, अब वो क्या बन गए हैं? एएसआई के महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। एएसआई क्या है? भारतीय दय है ये महानिदेशक, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके पहले महानिदेशक भी हैं, ये पहले डायरेक्टर जनरल हैं।
तो कनिंघम दोबारा जाते हैं। इस समय उनको यहां पर कुछ पत्थर के औजार मिलते हैं, कुछ आभूषण मिलते हैं, लेकिन एक जो प्राप्ति है वो इंपॉर्टेंट है कि उनको एक मुहर मिलती है, एक सील मिलती है, और वो मुहर है वृषभ की, सांड की। लेकिन उस सांड के कुबड़ नहीं है। इसके कारण उन्होंने माना कि ये जो सील है ये विदेशी सील है, क्योंकि इस एरिया में ऐसा सांड नहीं पाया जाता। तो ये जानकारियां हम सामान्य तौर पर किताबों में देखते हैं, लेकिन चूंकि कक्षा 6 की किताब में ऐसी जानकारियां नहीं दे जा सकती, विद्यार्थियों को आरंभिक नगर और प्राचीन काल के बारे में समझाने का प्रयास है, तो इस प्रकार के फैक्ट्स उसमें नहीं दिए जा सकते। फिर इसकी खुदाई कब होती है? आप सभी जानते हैं हड़प्पा की 1921 में। ASI के महानिदेशक अब बन चुके हैं जॉन मार्शल। तो जॉन मार्शल के निर्देशन में दयाराम साहनी यहां की खुदाई करते हैं 1921 में। 1922 में मोहनजोदड़ो की खुदाई आप सभी जानते हैं, राखलदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो। और खुदाई किसके द्वारा करवाई जाती है? राखलदास बनर्जी के द्वारा। तो हम हड़प्पा के बारे में पढ़ रहे थे। तो ये शुरुआत इस प्रकार से आपको समझनी है, इसमें से बनता है तो कोई क्वेश्चन यहीं से बनता है। फिर बात आती है इसके नाम के बारे में, या देखिए इसकी घोषणा कब की गई वो थोड़ा सा बता देता हूं मैं। जब 1921 में इसकी खोज कर ली गई तो जॉन मार्शल ने इसके बारे में बताया है 1924 में। लंदन से एक अखबार प्रकाशित होता था, इलिस्ट्रेटेड लंदन न्यूज, इलिस्ट्रेटेड वीकली भी कह देते हैं इसको। ये जो अखबार था इसके अंदर वो सबसे पहले जानकारी देते हैं 1924 में लेख लिखकर कि भाई भारत के अंदर एक प्राचीन सभ्यता के बारे में पता चला है, और इन्होंने इसको सिंधु सभ्यता कहा। क्या कहा? सिंधु सभ्यता। किसने कहा है सिंधु सभ्यता इसको? मार्शल ने। हालांकि फिर मार्शल ने अपनी एक किताब में यह भी कहा कि यदि भविष्य में सिंधु घाटी के अलावा भी इसके स्थान मिलते हैं तो इसको भारतीय सभ्यता, इंडियन सिविलाइजेशन कहा जाना चाहिए, क्योंकि उनके शुरुआती स्थान आप देखते हैं तो वो सिंधु नदी की घाटी में है। फिर उसके बाद में मार्टिमर व्हीलर का आपने भी नाम सुना होगा। ये भी ASI के निर्देशक रहे थे, मार्टिमर व्हीलर। मार्टिमर व्हीलर ने भी इसको सिंधु सभ्यता कहा है, सिंधु सभ्यता। अब यहां पर आपको मार्शल की और मॉर्टिमर व्हीलर की एक एक किताब का नाम याद रखना है, जिसमें मॉर्टिमर व्हीलर ने सिंधु सभ्यता नाम लिखा है, उस किताब का नाम, और इसके अलावा मार्शल की जो किताब है उसका नाम आपको याद रखना है। मार्शल की किताब का नाम है मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन, मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन। वैसे ये NCERT के ही फैक्ट हैं, ये मान लीजिए कि जो किताबें मैं आपको बता रहा हूं, ये जो 4-5 किताबें हैं वो आपको 12th में भी मिल जाएंगी। मैं ज्यादा नहीं बता रहा, जिनका यहां पर जिक्र जरूरी है वो मैं बता रहा हूं। बाकी मैं 12th के वैसे मैं पढ़ा चुका हूं किताबें, और वैसे तो मैं सिंधु सभ्यता के भी 7-8 वीडियो अलग से डिटेल में बता चुका हूं। उतना डिटेल में तो यहां पर संभव नहीं होता, क्योंकि वो मैंने स्पेशल सीरीज चलाई थी। तो मोहनजोदड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन ये किसकी किताब है? जॉन मार्शल की। और इसके अलावा मार्टिमर व्हीलर की एक किताब है, उसके बारे में भी आपको याद रखने की आवश्यकता है, सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। सिविलाइजेशन ऑफ इंडस वैली एंड बियॉन्ड। वो अंग्रेजी वाला ही बियॉन्ड है, क्योंकि पूरा अंग्रेजी में नाम है ये बियॉन्ड, ये ऐसा आता ना बी, इस प्रकार से। तो ये दो किताबों के, व्हीलर ने इसी किताब में इसको सिंधु सभ्यता कहा है, व्हीलर, मॉर्टिमर व्हीलर। अब इसके अलावा इस सभ्यता को क्या कहा जाता है? एक नाम और याद रख लीजिए आप, MR मुगल। MR मुगल, मोहम्मद रफीक मुगल, पाकिस्तान के आर्कियोलॉजिस्ट हैं, पुरातत्वविद हैं। इन्होंने इसको बृहत्तर सिंधु सभ्यता कहा है, बृहत्तर सिंधु सभ्यता ये कहा है। इसके अलावा इसका और क्या कहा जाता है? सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि इसके बाद के कई स्थान हैं वो सरस्वती नदी की घाटी में वो जो लुप्त हो गई नदी मानते हैं उसमें पाए गए, तो सिंधु सरस्वती सभ्यता कहा जाता है। इसके अलावा इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि यहां पर कांसे का प्रचलन था, तो इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो ये कुछ जरूरी बातें हैं जो इसकी शुरुआत में पढ़नी चाहिए, जो कि छठी की NCERT में निश्चित रूप से नहीं दी जा सकती, इसलिए मैंने इसको यहां पर ऐड किया है।
अब इस किताब से हम दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा चैप्टर को टॉपिक इसके अंदर दिया गया है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता क्या है, जिसमें खास तौर से इन्होंने मोहनजोदड़ो का जिक्र किया है। हालांकि बाद में इसी चैप्टर के अंत में लोथल और धोलावीरा का भी काफी जिक्र किया गया है। ये बातें मैंने पहले ही लिख ली, क्योंकि इन्हीं बातों को लिखने में मैं 15 मिनट लगाऊंगा, बताने में मैं 5 मिनट लगाऊंगा। देखिए ये जो मैंने नीचे लिखी है ये इसके एनसीईआरटी की बुक में नहीं है, लेकिन आपको जाननी जरूरी है। हड़प्पा नगरों की विशेषता में यहां पर इन्होंने बताया है कि पश्चिमी भाग और पूर्वी भाग 2 भागों में बंटा हुआ होता था। ये जो भाग है पश्चिमी भाग, ये ऊंचाई पर बना होता था। पश्चिमी भाग ऊंचाई पर बना होता था, लेकिन एरिया यदि देखें तो वो छोटा होता था, जिसे दुर्ग वाला इलाका कहते हैं। तो इसे नाम दिया उन्होंने नगर दुर्ग। जो पुरातत्वविद हैं, इतिहासकार हैं, इसे नगर दुर्ग कहते हैं। पूर्वी भाग, जिसमें ऐसा माना जाता है कि शहर के आम लोग रहा करते होंगे, उसे निचला नगर कहा गया है। और इनको बाउंड्री वाल से घेरा जाता था। बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जहां पर इनको अलग अलग चारों या 4 दीवारी से घेरा गया है। कई स्थान ऐसे हैं जिनमें दोनों के बाहर 4 दीवारी है। हालांकि कुछ ऐसे एग्जाम्पल भी है जिसमें 2 की बजाय नगर 3 भागों में बंटा हुआ है। जैसे इसी चैप्टर में अपने दिया गया है कि जो गुजरात में धोलावीरा नामक नगर है वो 3 भागों में बंटा हुआ था, मध्य नगर, निचला नगर और दुर्ग वाला इलाका। और उन तीनों के बाहर एक ही दीवार हुआ करती थी, 4 दीवार हुआ करती थी। तो ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं। यदि आप जैसे पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, तो आप थोड़ा एडवांस पढ़ना चाहते हैं, तो मेरी जो सीरीज है हड़प्पा सभ्यता की, जिसका लिंक मैं नीचे दे दूंगा, वो आप फॉलो करें। उससे आपको और ज्यादा बेहतर जानकारी मिलेगी। फिर यहां पे ये बताया गया है कि मोहनजोदड़ो का जो महान स्नानागार है उसकी कुछ विशेषताएं अपने इस बुक में दी गई है कि उसके 2 तरफ सीढ़ियां हैं। हालांकि दिशा नहीं दे रखी किताब में, लेकिन मैं बता देता हूं कि उत्तर की ओर से है और दक्षिण की ओर से है। 2 तरफ इसमें सीढ़ियां हैं। ईंटों और प्लास्टर से यह बना हुआ है मोहनजोदड़ो का महान स्नानागार। और इसका यदि आप जैसे मापतोल, तो आप जानते हैं कि एनसीईआरटी में बहुत कम दिए जाते हैं, तो मापतोल भी आप देखें तो इसका 12 × 7 × 2.4 मीटर ये इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। आप इसके याद रख सकते हैं डायमेंशंस। फिर उसके बाद में पानी रोकने के लिए चारकोल की परत, जहां पर उसके अंदर से पानी निकल नहीं जाए, उसको भरने के बाद उसके लिए चारकोल की परत लगाइए, रिसे नहीं पानी उसके लिए। इसको वाटरप्रूफिंग का विश्व में सबसे पहला एग्जाम्पल माना जाता है। वाटरप्रूफिंग का सबसे पहला एग्जाम्पल है ये विश्व में, आप याद रखें। उसमें पानी कहां से भरा जाता था? उसके पास में एक कुआं खोदा गया था और उस कुएं से पानी भरा जाता था। इसके चारों ओर कमरे भी हुआ करते थे। और ये किस काम आता था? ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि संभवतः विशिष्ट लोग यहां पर स्नान करते थे। जैसे आप हिंदुस्तान में स्नान की परंपरा देखते हैं, जिसको धर्म से जोड़कर आप देख सकते हैं, तो उसका अनुमान लगाया गया। अब इसके अलावा और बातें, जैसे यहां पर मोहनजोदड़ो के बारे में इन्होंने काफी बताया है, स्नानागार के बारे में बताया है। इसकी और ये बताया है कि वहां पर बुने हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में दिया भी गया है ये, कि वहां से बुने हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं। कहां से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। योगी की पत्थर की मूर्ति, जो सामान्यतः आप हड़प्पा सभ्यता में देखते हैं, उसने कढ़ाई किए हुए कपड़े पहन रखे हैं, उसकी दाढ़ी बड़ी करीने से बनी हुई है, तो वो मिलती है, जिसको प्रीस्ट किंग भी कहते हैं, कि वो हो सकता है वहां का शासक हो कोई। इसके अलावा चांदी से बना फूलदान का ढक्कन, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने 6ठी की किताब में दिया गया है, मोहनजोदड़ो से मिला है। फयोन्स से बनी तकलियां। अब ये फयोन्स क्या है? देखिए, मिट्टी या जो स्फटिक होता है उसके अंदर कोई चिपचिपा पदार्थ, जैसे कि गोंद मिलाकर और उसमें रंग का प्रयोग करके और मिश्रण तैयार किया जाता था, जिसके माध्यम से बर्तन भी बनाए जाते थे, कंगन भी बनाई जाती थी और मनके वगैरह भी बनते थे। फयोन्स थोड़ा सा महंगा था। जैसे आप 12th की बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको विलासिता की वस्तुएं, वहां पर अलग से टॉपिक मिलता है, उसमें फयोन्स के बारे में बताया गया है कि इसके जो अवशेष है वो सामान्य तौर पर दुर्ग वाले इलाके से मिलते हैं। तो ऐसा लगता है कि ये जो है महंगे होंगे या इसकी तकनीक ऐसी होगी कि बहुत ज्यादा निर्माण नहीं होता था। तो सामान्य तौर पर आप वहां पर मिट्टी के बर्तन देखते हैं वो BRW, ब्लैक एंड रेड वेयर, जो काले और लाल रंग के मृद भांड वाली परंपरा, मैंने एक वीडियो में आपको मृद भांड संस्कृतियों के बारे में बताया था, तो BRW कल्चर वाले मिलते हैं वहां। तो वहां पर लाल और काले, वो उस प्रकार के BRW संस्कृति वाले ब्लैक एंड रेड वेयर, वो मिट्टी के बर्तन यहां मिलते हैं। अपनी बुक में दे भी रखा है, BRW नहीं लिख रखा है, लेकिन लाल काले मृद भांड परंपरा ऐसा कुछ लिख रखा है। तो यहां से चांदी से बना फूलदान का ढक्कन मिला है। फयोन्स से बनी तकलियां मिली है, तो तकलियां जो सूत काटने के काम आती हैं, तो ये सूत कताई का एक संकेत इसको माना गया है। अब इसके अलावा और मोहनजोदड़ो से कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहां से एक महाविद्यालय जैसी संरचना मिली है।
प्रीस्ट किंग, जो हमारा स्नानागार है उसके पास में ही। विशाल भंडारगृह मिले हैं, जहां पर अनाज गोदाम को स्टोर करने के लिए भी जगह मिली है, जिसको ग्रेनरी बोलते हैं, तो ग्रेट ग्रेनरी। 700 से ज़्यादा कुएं मिले हैं। बहुत से नगर ऐसे हैं, नहीं सॉरी, घर ऐसे हैं मोहनजोदड़ो के अंदर जहां पर कुएं बने हुए थे। इसके अलावा नर्तकी की कांसे की प्रतिमा मिली है, डांसिंग गर्ल जिसको बोलते हैं, कांसे से बनी है और डांस करती हुई दिखाई देती है। इसके अलावा एक और मूर्ति भी मैंने आपको एक बार पहले बताई थी एक वीडियो के अंदर कि वो काफ़ी जंग लगी हुई है, लेकिन वो भी मोहनजोदड़ो से मिली थी, महिला की मूर्ति। इसके अलावा वहाँ पास में एक असेंबली हॉल है। ये सारी संरचनाएं हैं वो मोस्टली जो दुर्ग वाला इलाका है उसी की है। पशुपति की मोहर मिली है, जिसको मतलब शिव का आद्य रूप माना जाता है। ऊपर से कोना टूटा हुआ, आपने सील देखी होगी वो। और एक वृषभ की सील मिली है। तो ऐसे तो और भी कई फाइंडिंग्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मुझे लगी कि शामिल यहीं पर कर लेनी चाहिए एनसीईआरटी के साथ में ही, वो मैंने कर ली है यहाँ पर। अब देखिए, ये तो मोहनजोदड़ो की बात होगी। हड़प्पा में तो जैसे R37 सिमेट्री है, जो कब्रिस्तान है, उसके बारे में ज़्यादा कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हड़प्पा में नहीं होता है। लेकिन इसके अलावा अब देखिए, हड़प्पा सभ्यता के स्थानों की बात करेंगे तो बहुत सारे स्थान हैं, भारत में भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अफगानिस्तान में भी आपको शोरतुगई, मुंडीगाक वगैरह का नाम मिल जाता है। लेकिन उतने स्थान तो हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी में कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ एक मैप दिया गया है, उस मैप में कौन कौन से स्थान दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ ही इसकी उत्तरी दक्षिणी जो सीमाएं हैं, पूर्वी पश्चिमी सीमाएं हैं, उन पर जो स्थान है वो बता देता हूँ। बहुत ज़्यादा इसमें कवर नहीं हो पाएगा, लेकिन जो इस बुक में दिया गया है उसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऐड करके और मैं सिंप्लीफाई करके आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो यहां पर जगह नहीं है, मैं थोड़ा चेंज कर लेता हूं जगह। अब यहीं से मिटाकर मैं थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, स्थान कौन से दिए गए हैं। पहले तो आप ये इसकी सीमा देखिए। देखिए, इसकी उत्तरी सीमा मानी जाती है मांडा, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में है। इसकी निचली सीमा है वो दैमाबाद, महाराष्ट्र। इसकी जो पूर्वी सीमा है वो आलमगीरपुर, ये यूपी में है, मेरठ जिले में। और इसकी जो पश्चिमी सीमा है वो सुतका गेंडोर, ये पाकिस्तान में है, ये मानी जाती है। अब इसकी लंबाई और चौड़ाई देखें तो ये इस तरफ से तो ये है 1600, लगभग 1600 किलोमीटर मानी जाती है। और इस तरफ से आप देखेंगे तो ये लगभग 1400 किलोमीटर इसका फैलाव माना जाता है। ये सामान्य बातें हैं, इसमें से कोई भी बात आपके एनसीईआरटी कक्षा 6 में नहीं दी गई है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। स्थान कौन से दिए गए हैं जो हमारी 6 की एनसीईआरटी में दी गई है। पाकिस्तान के स्थानों की बात करें तो एक तो दे रखा है सोतका को। आप यदि मैप में देखेंगे तो ये सुतका गेंडोर जब आता है पाकिस्तान में मकरान के तट पर, उसके जस्ट पहले आपको दिखेगा सोतका को, और ये लास्ट में तो सोतका गेंडोर हो ही जाता है। इसके अलावा पाकिस्तान के जैसे हड़प्पा हो ही गया, मोहनजोदड़ो हो ही गया पाकिस्तान में। इसके अलावा गंवेरी वाला या गनवेरी वाला भी बोल देते हैं, इसमें एनसीईआरटी में ऐसे लिखा गया है गंवेरी वाला, ये स्थान यहाँ पर दिए गए हैं। इसके अलावा एक चहुंदड़ो, जहाँ से मनके बनाने का कारखाना मिला था, आप जानते हैं चहुंदड़ो से और लोथल से मनके बनाने के कारखाने मिलते हैं, तो ये दे रखे हैं। भारत में बात करें तो जैसे राजस्थान का एक स्थान दे रखा है कालीबंगा, जहाँ से आप सभी जानते हैं, किताब में तो नहीं दिया गया लेकिन जहाँ से जुते हुए खेत के अवशेष पाए गए थे। हरियाणा की बात करें तो यहाँ से राखीगढ़ी। इसके अलावा गुजरात की यदि बात करें तो गुजरात में एक तो लोथल का नाम दे रखा है, मैप भी दिया हुआ इसका, एक धोलावीरा दिया गया है। और इसके अलावा एक नाम और था सुरकोतड़ा या सुरकोतदा इसको लिख सकते हैं। ये गुजरात के स्थान दिए गए हैं। तो यदि हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के ये कुछ ही प्रतिशत स्थान यहाँ पर हम कवर कर पाए हैं जो कि एनसीईआरटी में दिए गए हैं। धोलावीरा और लोथल के बारे में अभी काफ़ी जानकारी मिलेगी और उसमें कुछ जानकारी मैं ऐड करके भी अभी मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा देखिए, जो मैंने अभी आपको हड़प्पा सभ्यता के नगरों की विशेषता बताई, यहाँ पर मेरे पास बुक है, तो बुक में 2-3 बातें एक्स्ट्रा दे रखी हैं जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं कि अग्निकुंड कहाँ से मिले हैं और भंडार गृह कहाँ से मिले हैं। तो ये साफ तौर से मेंशन किया गया है कि कालीबंगा जो कि राजस्थान में है और लोथल जो कि गुजरात में है, इन दोनों ही स्थान से अग्निकुंड मिले हैं, या इसको आप अग्निवेदियां कह सकते हैं। इसके अलावा आपके दिया गया है हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और तीसरा स्थान दिया गया है लोथल।
इन तीनों ही स्थानों से भंडार गृह मिले हैं। ये जानकारी यहां पर दी गई है। इसके बाद में इसमें अगला टॉपिक आता है भवन, नाले और ईंटें। भवन, नाले, ईंटें। अब देखिए, भवनों के बारे में तो बहुत ज्यादा विवरण यहां पर नहीं दिया गया है। नालियों के बारे में बताया गया है कि प्रत्येक घर से नालियां निकलती थी। भवनों के बारे में यह दिया गया है, देखिए कि भवनों में चारों ओर कमरे होते थे, बीच में आंगन होता था। और जो 12th में ज्यादा जानकारियां दे रखी हैं कि भी उनका जो मेन गेट है उससे सामने कोई भी जो उनका जो आंगन है वो कभी भी दिखाई नहीं देता था। भाई प्राइवेसी को वो थोड़ा सा ध्यान में रखते थे। एक सड़क की ओर कभी भी उनकी खिड़कियां नहीं होती थी कि गली में खिड़की खुले, ऐसा वो कभी नहीं रखते थे। लेकिन यहां पर यही दिया गया है कि भी उनके घरों में जो कमरे हैं वो चारों ओर होते थे, बीच में उनका आंगन होता था। इसके अलावा मकान 1 मंजिले भी होते थे और कुछ मकान 2 मंजिले भी होते थे। वो कैसे पता चलता है? क्योंकि वहां पर सीढ़ियां बनी हुई मिली हैं। दूसरी मंजिल तो नहीं बची हुई, लेकिन सीढ़ियों से अनुमान लगाया गया है कि दूसरी मंजिल भी वहां पर हुआ करती थी। इसके अलावा वहां पर यह बताया गया कि घरों में कुएं भी हुआ करते थे। फिर इसमें जानकारी पानी वाले के सिस्टम के लिए दी गई है। जो ड्रेनेज सिस्टम हम देखते हैं कि घरों से जो नाली है, पानी है, वो एक घर के बाहर गली में नाली में आता था। वो नालियां फिर बड़े नालों में मिलती थी। वो नाले ढके हुए भी होते थे और कुछ कुछ दूरी पर उनमें मेन होल बनाए जाते थे ताकि वहां पर सफाई की जा सके। इसके अलावा सड़कों के बारे में विशेष जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन सड़कों के बारे में आप ग्रिड प्रणाली आप नाम सुना होगा। हालांकि यहां पर नाम नहीं दे रखा, ग्रिड सिस्टम, जिसमें आप देखते हैं कि समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं, इस प्रकार से 90 डिग्री के कोण पर काटते हुए। तो यहां पर विशेष तौर से बताया गया है कि उन्होंने प्लानिंग की होगी। बहुत ही नियोजित तरीके से उनके शहर बसाए गए हैं, जहां पर पहले ये ध्यान में रखा गया है कि कहां पर सड़कें बनाई जाएंगी, कहां पर नालियां निकलेंगी। उसके बाद में उन्होंने जो मकान वगैरह है उनका एक, जैसे आजकल जो कॉलोनियां कटती हैं, एकदम स्पेसिफिक तरीके से दर्शाया जाता है कि घर की जगह इतनी है, सड़क की जगह इतनी है, उसी प्रकार से व्यवस्थित रूप से उन्होंने किया होगा। और जब हम लास्ट में इस चैप्टर में चलते हैं तो ये बताते भी हैं कि भाई वहां पर जो इतनी जो ईंटें वगैरह हैं मानक रूप में, या एक जैसी लिपि चलती है सब जगह पर, और ऐसी सुव्यवस्थित जल निकासी प्रणाली है, और ऐसे बढ़िया तरीके से उनकी सड़कें बनी हुई है, तो निश्चित रूप से कोई ऐसा शासन रहा होगा जो केंद्रीकृत है और जो बड़े इलाके में फैला हुआ है और उनकी पूरी पकड़ है उस इलाके पर। तो ये एक संभावना है। देखिए, हड़प्पा के बारे में जो पुरातात्विक अवशेष हैं वो तो हमारे सामने है, उसके अलावा सभी अनुमान हैं। कुछ अनुमान हम इतिहास में जैसे कहते हैं कि सत्य के निकट कौन से प्रतीत होते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। चर्चा तो दूसरों की भी करते हैं, जैसे सभ्यता का अंत कैसे हुआ, तो अलग अलग अनुमान है, इसी चैप्टर में आएंगे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो यहां पर भवन, नालों और सड़कों के बारे में दिया गया है। अब यहां पर जो ईंटें हैं, अब ईंटें देखिए, आपने बहुत बार सुना होगा 1:2:4, 1:2:4, ये ईंटों का अनुपात है। या आप इसको लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई में लिखेंगे तो 4:2:1। ये जो अनुपात होता है ये है ऊंचाई या मोटाई हो गई इसकी, ये इसकी चौड़ाई हो गई और ये इसकी लंबाई हो गई। तो अनुपात हमेशा ध्यान रखें, यदि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अनुपात हो तो 4:2:1 होगा, क्योंकि ईंट की लंबाई ज्यादा होती है। अब ईंट एक प्रकार की नहीं है। देखो, पकी हुई ईंटें आज से 4700 साल पहले, अजीब बात है, लेकिन जो ईंटें हैं उसमें आप उनका देखेंगे तो 7x14x28 सेंटीमीटर में, ये इस प्रकार की जो नाप की ईंटें हैं ये तो घरों के लिए, ये तो घर बनाने के या और जो रहने की अन्य संरचनाएं हैं उसके बनाने में काम में आती थी। लेकिन उनकी जो नगरों के बाहर जो दीवार बनाते थे, बाउंड्री लाइन बनाते थे, उसके लिए वो थोड़ी बड़ी ईंटें इस्तेमाल करते थे और उनका नाप ये होता था 10x20x40 सेंटीमीटर। अनुपात वही है 1:2:4। तो ये ईंटें वो इस्तेमाल करते थे। तो जैसे आप सामान्य तरीके से यदि आपने कभी सोचा हो कि इसी कालखंड के दौरान आपको कुछ संस्कृतियां हैं, वो कहेंगे कि ये हड़प्पा नहीं है, कोई दूसरी संस्कृति है, या और नाम दे देते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता, भाई कोई स्थल मिला आज से 2500 साल पहले और आप कहें वो हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड है, तो उसकी आप निर्धारण कैसे करते हैं, या इतिहासकार कैसे उसका निर्धारण करते हैं? देखिए, एक जैसी उनमें सिमिलैरिटीज होनी चाहिए। जैसे क्या मिलता है वहां पर? एक जैसे मिट्टी के बर्तन, BRW कल्चर के, काले लाल मृद भांड मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, एक जैसी पोट्री हो गई। इसके अलावा एक जैसी ईंटें मिलती हैं, समान माप की मिलती हैं, एक जैसे मन के बनाए जाते हैं वहां पर। नगरों को बसाने की जो व्यवस्था है वो एक जैसी है। तो ये पहचान जिस शहर में या जिस गांव में मिल जाती है उस दौरान, तो वो हड़प्पा सभ्यता का स्थल हो गया। ऐसे ही तो निर्धारित किया जाता है।
ऐसे बहुत सी बातें हैं, लेकिन मैं यहाँ पर चर्चा नहीं करूँगा। तो ये ईंटों का अनुपात हो गया, ये नालियाँ हो गई, और नालियाँ थोड़ी ढाल भी दी हुई जाती थी कि पानी आसानी से निकल जाए। इसी प्रकार से घर से बरसात का पानी भी निकलने के लिए नालियों में व्यवस्था की गई थी। तो ये काफ़ी सारी बातें यहाँ पर दी गई हैं, भवनें, नाले और सड़कें। हालांकि अनुपात नहीं दिया गया है ईंटों का। काले और लाल मृद भांड मिलते हैं, वो मैंने आपको बता ही दिया। सर्वाधिक मोहरों पर जो जानवर अंकित किया जाता था, यूनिकॉर्न। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं बताया गया है कि यूनिकॉर्न सर्वाधिक अंकित है, लेकिन जो एक सींग वाला जानवर जिसकी आप मोहर भी देखते हैं, जिसके आगे नांद रखी हुई है, और वो जानवर जिसकी एक सींग है, वो काल्पनिक जानवर है। दुनिया में ऐसे कोई सी जानवर के आज तक कोई अवशेष नहीं मिले, तो एक काल्पनिक जानवर है जिसको हम यूनिकॉर्न कहते हैं, एक सींग, यूनिकॉर्न। तो इस प्रकार से दिया गया है। फिर यहाँ पर बाट के बारे में बताया गया है। बाट के बारे में इतनी जानकारी दी गई है कि भी उनका मापतोल का सिस्टम ठीक था, और बाट चर्ट पत्थर से बनते थे। ये 12th में भी दिया गया है, हमेशा याद रखिए। बाट का यहाँ पर तो नहीं दिया गया, लेकिन 12th में बताया गया है कि ये 1, 2, 4, 8, 16, 32 इस प्रकार के अनुपात में हुआ करते थे। और ज्यादा से ज्यादा भी जो अनुपात 12th की किताब में दिया गया है वो 12,800 तक जाता है। इस प्रकार से मतलब कोई दशमलव प्रणाली थी, ज्यादा आपको इसमें चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। बाट कैसे होते थे? घन के आकार के, इस आकार के बाट हुआ करते थे। जो घन आप देखते हैं ना, क्यूब जिसको बोलते हैं, आप गणित में भी घन घनाभ आपने पढ़ा होगा, इस आकार के बाट हुआ करते थे, छोटे बड़े बड़े बड़े। और हो सकता है जो महंगी वस्तुएं हैं उनको तोलने के लिए, जैसे सोना चांदी वगैरह, बहुमूल्य धातुओं वगैरह को तोलने के लिए वो काम में लेते होंगे। तो ये दिया गया है। इसके बाद में लिपि के बारे में बस इतना ही बताया गया कि इनकी जो लिपि है, एक मोहर के ऊपर निशान दे रखे हैं, और वो लिपि पढ़ी नहीं जा सकी है। और मैंने तो एक बार लिपि के बारे में 20 मिनट का वीडियो बनाया था, लेकिन इतनी ज्यादा यहाँ पर जानकारी की आवश्यकता नहीं है। एक तो उनकी लिपि में बहुत छोटे छोटे अक्षर मिले हैं। एक धोलावीरा में साइन बोर्ड मिला है, आगे दे भी रखा है किताब में साइन बोर्ड। यानी बाकी तो इनके जो अक्षर हैं वो कहां पर मिले हैं भाई? मोहरों के ऊपर मिल गए, कोई बर्तन के ऊपर लिखा हुआ मिल गया, ज्यादातर मोहरों के ऊपर मिलते हैं। लेकिन वो एक बड़े बोर्ड के ऊपर लिखे हुए हैं, बड़े बड़े अक्षर, तो ऐसा माना गया कि कोई साइन बोर्ड लगाया गया है। उसका अर्थ क्या है वो तो नहीं पता, लेकिन साइन बोर्ड, तो ये साइन बोर्ड कहां से मिला है आप हमेशा याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमेशा धोलावीरा से। ठीक है, बड़े बड़े अक्षर वहां पर लिखे गए हैं। फिर इसके बाद में यहां पर यह बताया गया है कि ये जो, तो इसकी जो लिपि है वो नहीं पढ़ी जा सकी है, लेकिन लिपि के बारे में ऐसा माना जाता है कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी। अब आप कहेंगे कि गुरुजी उसमें निशान बने हुए हैं इस प्रकार से, कोई मछली बनी हुई है, कोई तीर का निशान बना। अब आप इसमें ये कैसे कहेंगे कि दाएं से बाएं लिखी जाती थी या बाएं से दाएं लिखी जाती थी? ये तो मैंने ऐसे ही लगाया है, ऐसे कोई निशान नहीं है। लेकिन दाएं से बाएं और बाएं से दाएं का कैसे पता चलता है कि देखिए, जैसे एक मोहर है और उसमें लिमिटेड स्थान होता है। जैसे आपके इतनी बड़ी मोहर है और इसी के ऊपर आपको लिखना है, जैसे हम तो इंग्लिश के अक्षर ही मान लें, और मेरे को लिखना है, मान लीजिए कि एलिफेंट, ठीक है, इसके ऊपर एलिफेंट निकला है। यदि मैं बाईं तरफ से लिखना चालू करूंगा तो मैं पहले तो देखिए, अब मुझे यहां तक जाते जाते ये लगने लगेगा कि भाई जगह कम बच रही है, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट के अक्षर पास पास लिखूंगा ऐसे। तो इससे क्या पता चलता है कि शुरू तो बाईं तरफ से किया है लेकिन खत्म दाईं तरफ हो रहा है, क्योंकि लास्ट में कहीं ना कहीं हमें ये लगेगा कि भाई जगह कम पड़ रही है, तो हम थोड़ा सा उसको संकुचित करने का प्रयास करते हैं। तो उनकी जो मोहरें हैं उनमें आपको हमेशा ऐसे संकेत मिलते हैं कि बाईं तरफ आकर जो अक्षर हैं वो पास पास हो जाते हैं। उससे ये संकेत मिलता है कि वो दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी। हालांकि कुछ संकेत ऐसे भी मिले हैं एक दो जगह से जहां पर दो लाइन मिली है, तो कि भाई पहली लाइन दाएं से बाएं और दूसरी बाएं से दाएं, बूस्ट्रोफेडन जिसको बोलते हैं, दोनों तरफ से लिखने वाली, वैसा भी हो सकता है। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें जानकारी है नहीं, कहीं पर भी नहीं मिलती। यहां क्या, तो ये बाटों के बारे में हो गया। और मनकों के बारे में, मन के देखिए, मन के बनाने की कार्यशालाएं भी मिली हैं, जैसे लोथल से मिली हैं, चहुंदरों से मिली हैं। तो आपको मन के बनाने की कार्यशालाओं के बारे में याद रखना है। हालांकि ज्यादा विस्तार से इसमें चहुंदरों के बारे में नहीं दिया गया, लोथल के बारे में दिया गया है, तो मैं इसको फैक्ट आपको बता रहा हूं। तो ये यहां पर मैं एक बात बता रहा था कि जो बाट हैं इनके, वो चर्ट पत्थर से बनते थे। यहां कहां लिखा था मैंने, बाट इनके चर्ट पत्थर से मिलते थे। और यहीं पर आप हमेशा याद रखना कि इनकी जो मोहरें हैं वो हमेशा सैलखड़ी से, मोस्टली किससे बनी है, यूं तो एक आध चांदी की भी मिली है, लेकिन इनकी जो मुहर है वो सैलखड़ी से, एक नरम पत्थर होता है, मुलायम पत्थर, उससे बनती थी, सैलखड़ी से। इसके अलावा इनके जो मनके हैं, मनके देखिए बहुत सारे पत्थरों के बने हुए मिले हैं, लेकिन ज्यादा उसमें यदि आप बात करेंगे तो कार्निलियन,
कार्नीलियन से इनके मन के बनाए जाते थे। तो ये कुछ सामान्य सी बातें हैं, अपनी इस बुक के अंदर भी इनमें से ज़्यादातर की चर्चा की गई है, तो ये आपको देखने हैं। फयोन्स के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बालू या स्फटिक के चूर्ण बनाकर और उसमें गोंद जैसा कोई चिपचिपा पदार्थ मिलाकर उसको तैयार किया जाता था, फिर उसके ऊपर एक चमकदार रंग की परत चढ़ाई जाती थी, जो सामान्यतः आप कह सकते हैं कि नीला या जो समुद्री हरा रंग होता है वैसा सा उनके ऊपर रंग दिखता था। कच्चा माल कहाँ से आता था? तो वैसे तो देखिए इनके भारत में कौन कौन से स्थान हैं, भारत से बाहर कौन कौन से स्थान हैं, तो वो उन सब स्थानों के बारे में काफ़ी डिटेल में हो जाता है। लेकिन अपनी इस किताब में क्या दिया गया है कि भाई ये जो तांबा है, यहां लिख देता हूं मैं, तांबा ये लेते थे राजस्थान से, खेतड़ी जो इलाका है राजस्थान में वहां से। इसके अलावा यहां पर दिया गया है कि जो अरब कंट्रीज में एक देश है ओमान, वहां से ये तांबा लिया करते थे। इसके अलावा तांबा से कांसा कैसे बनता है? तांबा से कांसा बनाने के लिए इसमें टिन, जिसको हम रांगा भी बोलते हैं, ये मिलाया जाता है। तो टिन कहां से लिया जाता था? टिन के लिए 2 स्थान अपनी इस छठी की एनसीईआरटी में दी गई हैं कि जो टिन है, जस्ता जिसे आप बोलते हैं, ये लिया जाता था ईरान और अफगानिस्तान से। इसके अलावा बताया गया है कि जो सोना है वो कर्नाटक से लिया जाता था। ये कुछ बातें दर की हैं। फिर एक उसमें स्पेसिफिकली जो शहर है उनके नाम नहीं दे रखे कि जो अन्य बहुमूल्य पत्थर हैं वो गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लिए जाते थे। ऐसी ही जानकारी दी गई है कि जो अन्य बहुमूल्य पत्थर गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से लिए जाते थे। इससे ज़्यादा जानकारी यहाँ पर नहीं दी गई है। तो ये बातें एनसीईआरटी कक्षा 6 में अपने दी गई हैं। और इसके बाद में आगे बढ़ें तो अनाज के बारे में दिया गया है और जानवरों के बारे में दिया गया है। तो अनाज वो कौन कौन से उगाते थे? गेहूं, जौ, दालें, मटर, इस प्रकार के अनाज हो गए। इसके अलावा वहाँ पर आपको जैसे धान के भी मिलते हैं, तिल के भी अवशेष मिलते हैं, और बेर आप जानते हैं ना, बेर के भी मिलते हैं। तो ये आप फसलों के नाम याद रख लेना, गेहूं, जौ, धान, मटर, दालें, तिल, सरसों भी लिख लेना आप, सरसों भी दिया गया है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और पालतू जानवरों में गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये सामान्य तौर पर पालतू जानवर हैं। इसके अलावा धातुओं के बारे में वहाँ पर बताया गया, शिल्प के बारे में कि भाई वो तांबे का इस्तेमाल करते थे, चांदी का इस्तेमाल करते थे, कांसे का इस्तेमाल करते थे, सोने का इस्तेमाल करते थे। एक इंपॉर्टेंट बात जो विद्यार्थी कई बार भूल जाते हैं, लोहा। कई बार क्वेश्चन क्या आता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसका इस्तेमाल नहीं करते थे, और उसमें एक ऑप्शन लोहा होता है, एक होता है तांबा, एक सोना और एक चांदी। तो आप सोचते हैं कि वो इतनी पुरानी बात हो रही, तो यदि सोना चांदी है तो लोहा तो पक्का ही होना है, तो वो सोने को करके आते हैं ज़्यादातर विद्यार्थी। लेकिन आप देखेंगे कि लोहा भारतीय उपमहाद्वीप में कहाँ जाकर मिलता है? लगभग 1000 ईस्वी पूर्व में। और हम हड़प्पा सभ्यता की बात कर रहे हैं, वो 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व की बात कर रहे हैं। तो लोहा तो कहीं नहीं है, यहाँ पर लोहे का कोई प्रमाण नहीं है उस समय के लिए। तो आप ये हमेशा याद रखें, तांबा, कांसा, चांदी, सोना, इस प्रकार की धातुएं मिलती हैं, लेकिन आपको लोहा हड़प्पा सभ्यता के दौरान नहीं मिलता है। यहां तक कि आप जो वैदिक सभ्यता है उसका भी जो ऋग्वैदिक काल है उसके अंदर भी आपको लोहे के अवशेष नहीं मिलते हैं। लोहा जाकर आपको उत्तर वैदिक काल में मिलना शुरू होता है 1000 ईस्वी के आसपास। हालांकि अभी कोई नए प्रमाण में कोई 150 साल पहले आ जाए तो भले ही, लेकिन यहां पर इसका कोई अवशेष नहीं है। तो लोहा आप याद रखेंगे, ये बीच में मेरे को बात याद आ गई। तो अनाज के बारे में हो गया, फिर फसलों के बारे में दिया गया है। फिर यह भी बताया गया है कि इसमें एक आध चित्र भी दे रखे हैं हल की किताब के अंदर कि भी हल का इस्तेमाल करते थे, ये खेत जोतने के लिए हल का इस्तेमाल। लेकिन इनके सारे हल जो सामान्य थे, क्या मानना है कि लकड़ी के होते थे, और लकड़ी इतने लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रहती, तो सारे नष्ट हो गए। लेकिन फिर कैसे पता चला कि हल थे? उनके कुछ मिट्टी के बने हुए खिलौने मिले हैं, ऐसे प्रतिरूप मिले हैं जिसमें हल बना हुआ है, तो उनको हल की जानकारी थी, संभवतः वो लकड़ी के हल का इस्तेमाल किया करते थे। फिर इसके बाद में इसमें दिया गया है सिंचाई के लिए कि उन्होंने कहा कि चूंकि आप ये जो सारा एरिया देखें तो ये कम बारिश वाला एरिया है, हड़प्पा सभ्यता के जो रीजन है, तो कम बारिश वाला एरिया होने के कारण इनको सिंचाई की आवश्यकता होती होगी। तो देखिए सिंचाई के बारे में सामान्य तौर पर तो एक तो इंपॉर्टेंट कथन यहाँ एनसीईआरटी में नहीं है, मैं इसको साफ कर लेता हूं पहले। तो सिंचाई के लिए जैसे मैं बात कर रहा था, तो सिंचाई के लिए देखिए, एक आप ये तो किताबों में सामान्यतः पढ़ते हैं कि शोर्तुगई नाम का एक स्थल है अफगानिस्तान में, जो कि हड़प्पा सभ्यता से संबंधित वहां पर कुछ चीजें मिले हैं। यहां पर यह माना जाता है कि नहरों के अवशेष मिले हैं, लेकिन बहुत से विद्वान मानते नहीं कि भाई ये नहरें नहीं है, ये बिल्कुल नहरों जैसी संरचना नहीं है, और इस पर विवाद रहता है। लेकिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान के
बलूचिस्तान प्रांत में और अफगानिस्तान में गवर्बंद मिलते हैं, जो एम्बैंकमेंट्स होते हैं एक प्रकार से बांध सा बनाकर और पानी रोककर उसको सिंचाई के लिए इस्तेमाल करने का, तो उसके गवर्बंद नाम ये आप बहुत याद रखना, इंपॉर्टेंट है। तो ये इसके अवशेष मिलते हैं आपको अफगानिस्तान, ये बाद में लिखना था मुझे पहले, सबसे महत्वपूर्ण है बलूचिस्तान प्रांत में। पाकिस्तान के कौन से प्रांत में? बलूचिस्तान प्रांत में गवर्बंद के अवशेष मिलते हैं, जिससे को हो सकता है सामान्य तौर पर पानी रोका जाता था, किसके लिए? सिंचाई करने के लिए। तो बाकी ये जो ऊपर वाला है थोड़ा सा डिबेटेड है, लेकिन किताबों में ये फैक्ट दिया रहता है। फिर इसके बाद में दो महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कर रखी है, धोलावीरा और लोथल, दोनों ही गुजरात के स्थान है और दोनों के बारे में जानकारी दी गई है। तो धोलावीरा कहाँ है? गुजरात में कच्छ इलाके में खादिर बेत के निकट आपको धोलावीरा दिखता है। धोलावीरा इसके बारे में मैंने आपको बताया कि इसका जो नगर है वो 3 भागों में विभाजित है और तीनों ही भागों में, जैसे मैं बना देता हूं, जैसे ये भाग है, फिर यहां पर एक मध्य हो गया और एक ये बड़ा इलाका हो गया, ये ऊंचाई पर स्थित है थोड़ा सा। इन तीनों के चारों ओर ही बाउंड्री वाल बनाई गई है, एक कंप्लीट, मतलब जो तीनों को कवर करती है, ऐसी बाउंड्री वाल बनाई गई है। इसके अलावा वहां से सामान्य तौर पर आप बहुत सारे वाटर रिजर्वोयर्स देखते हैं, जलाशय, बहुत सारे जलाशय आपको मिलते हैं। इसके अलावा वहां पर आपको एक स्टेडियम के अवशेष मिलते हैं। हालांकि एनसीईआरटी में स्टेडियम नाम नहीं लिख रखा है, लेकिन कहा गया कि एक बड़ा मैदान है जहां पर संभवतः सार्वजनिक कार्यक्रम हुआ करते थे, तो स्टेडियम के अवशेष यहां से मिलते हैं। इसके अलावा धोलावीरा में एक साइन बोर्ड, जैसे कि मैंने अब आपको बताया, जो बड़े बड़े अक्षर वहां पर छपे हुए हैं, साइन बोर्ड के अवशेष मिलते हैं। एक जो जरूरी फैक्ट है, एनसीईआरटी में तो खैर नहीं है, लेकिन 2021 में याद रखना है, नया फैक्ट है कि 2021 में इसको यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। कब शामिल किया गया है? 2021 में। और यह भारत की ओर से 40वां स्थान है। भारत के विश्व धरोहर स्थल में जितने स्थान शामिल किए गए हैं उसमें 40वां स्थान है। धोलावीरा को विश्व धरोहर स्थल यूनेस्को ने इस सूची में शामिल किया है। हालांकि ये जानकारी आपने ज्यादातर नहीं है, तो यहां पर बड़े बड़े अक्षरों में छपा एक लेख दिया गया है अपनी किताब में, साइन बोर्ड नाम नहीं है, लेकिन ये 3 भागों में बंटा हुआ है। ये कच्छ के पास है, खादिर बेत के निकट, ये सारी जानकारी एनसीईआरटी के अंदर दी गई है। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा आप क्या याद कर सकते हैं भाई? विश्व धरोहर सूची मैंने आपको बता ही दिया भाई। अब ये 2-3 स्थान ही है, जैसे हमने हड़प्पा की खुदाई किसने की, मोहनजोदड़ो की खुदाई किसने की, अब ये 2 ही यहाँ पर नगर दिए गए हैं, तो इनके दोनों के हम और देख लेते हैं। इसकी जो खोज है वो 1968 में जेपी जोशी, जगतपति जोशी के द्वारा की गई, और इसकी जो खुदाई का कार्यक्रम है वो तो काफ़ी बाद में हुआ। इसका उत्खनन 1990 से 2005 के बीच में, और काफ़ी 15 साल का समय है, और इसका जो खोजने का समय है और इसको जो खुदाई का समय है उसमें काफ़ी अंतर आ जाता है। तो आर.एस. बिष्ट नाम आप समझते होंगे, 1990 से 2005 तक रविंद्र सिंह बिष्ट यानी आर.एस. बिष्ट ने खुदाई की है। किसकी? धोलावीरा की। और इसको खोजा कब है? 1968 में जेपी जोशी, जगतपति जोशी ने। तो ये एनसीईआरटी में तो नहीं मिलते आपको इस प्रकार की बातें, लेकिन आप थोड़ा सा ध्यान रख लीजिए, क्योंकि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिन एग्जाम्स में आते हैं उनमें तो बहुत सारी चीज़ें पूछ ली जाती हैं। तो ये हमें याद रखना है भाई, इसको किसने खोजा, किसने इसका उत्खनन किया, यूनेस्को ने कब शामिल किया, ये एक्स्ट्रा बातें मैंने इसके अंदर ऐड की हैं। लोथल, लोथल के बारे में जानकारी दी गई है कि भी ये गुजरात में एक ऐसा स्थान है जहां पर बंदरगाह के अवशेष मिले हैं, डॉकयार्ड जिसको बोलते हैं। निश्चित रूप से बंदरगाह के अवशेष वहां पर मिले हैं। 12 मीटर का उसमें एक द्वार भी मिला है जहां से हो सकता है जहाज अंदर आने के लिए वो जगह मानी जाती है, 12 मीटर चौड़ाई का। हालांकि किताब में नहीं दे रखा है, वो किताब में दिया गया है कि गुजरात के अंदर लोथल नामक एक स्थान है, हड़प्पाई पूरा स्थल है, और जो साबरमती की सहायक नदी के किनारे स्थित है। अब किताब में नाम नहीं दिया गया साबरमती की कौन सी सहायक नदी है जो खंबात की खाड़ी में गिरती है। भोगवा किसकी सहायक नदी है? ये साबरमती की। कहां गिरती है? खंबात की खाड़ी में। भोगवा के तट पर लोथल नामक स्थान है। बाकी सब जानकारी है अपनी किताब में, सिर्फ नदी, उपनदी जो है भोगवा, इसका नाम नहीं दिया गया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात है, और इसके बारे में खासतौर से ये बताया गया है कि जो पत्थर हैं, शंख हैं, इस प्रकार की जो चीजें हैं या धातु है, इससे बनने वाली चीजों का एक विशेष केंद्र था।
और जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ से मनके बनाने के कारखाने मिले ही हैं। एक हमने शुरू में ही पढ़ लिया था कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल से क्या मिले हैं, भंडार गृह मिले हैं। तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। यहाँ से ये जो इसका जो भंडार गृह है, यहाँ से बहुत सारी मोहरें मिली हैं और एक निशान भी मिला है मुहरबंदी का। देखिए आपने सील देखी होगी, सामान्य तौर पर आजकल जो मोहर होते हैं उससे निशान बन जाता है। वहां पर खुदी हुई जो सील होती थी वो गीली मिट्टी के ऊपर लगाई जाती थी तो उसका निशान छप जाता है। तो वो निशान कहां से मिला है, मुहरबंदी का निशान लोथल से मिला है। लोथल के अंदर जो भंडार गृह है वहां से काफी सारे मोहरे मिले हैं। जैसे एक किताब के अंदर जो दे रखा था कि 65 के करीब मोहरें मिली हैं और एक मोहरबंदी का निशान भी वहां से मिला है। तो ये इंपॉर्टेंट बातें अपनी बुक के अंदर ही दे रखी हैं। बंदरगाह के अवशेष वो तो मैंने आपको बता ही दिया, बंदरगाह के अवशेष मिले हैं। ये तो हो गई बातें जो हमारी किताब के अंदर दे रखी हैं। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें इसके अंदर यदि आपको याद रखनी हो तो एक तो इसमें स्केल मिला है हाथी दांत का बना हुआ, आइवरी, जिसको आप आइवरी स्केल बोलते हैं। आइवरी हाथी दांत को कहते हैं। हाथी दांत का स्केल नाप लेने के लिए ये मिला हुआ है। दूसरा धान की भूसी, जिससे ये पता चलता है कि भी यहां से पहले तो क्वेश्चन ही आता था कि भाई चावल के अवशेष किस स्थान से मिले हैं, लोथल से। अभी तो और भी स्थान हो गए हैं। इसके अलावा जैसे ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि यहां से आपको अग्निवेदियां मिली हैं। चैप्टर में शुरू में ही दिया गया है कि लोथल से और कालीबंगा से अग्निवेदियां मिली हैं। इसके अलावा यहां पर पंचतंत्र की एक कहानी के चित्र बने हुए मिले हैं। पंचतंत्र की कौन सी, फॉक्स एंड द क्रो, फॉक्स एंड द क्रो, उससे जुड़े हुए कुछ चित्र यहां पर बनाए हुए हमें मिले हैं। एक जहाज की मॉडल मिला है 5 नंबर। एक जहाज का मॉडल किससे बना हुआ, टेराकोटा से। टेराकोटा से बना हुआ जहाज का एक मॉडल बना है। एक ऐसी सील मिली है जो मेसोपोटामिया से संबंधित दिखाई देती है। मेसोपोटामियाई सील मोहर मिली है यहां से। इसके अलावा यहां का जो कब्रिस्तान है, जो शव वगैरह मिले हैं, उसमें आपको एक महिला और एक पुरुष का एक साथ शव मिला, एक साथ दफनाए हुए यहां पर मिले हैं। अब देखिए हड़प्पा के जितने भी स्थान हैं उनके सबके लिए जो इंपॉर्टेंट स्थान है, हमें इस प्रकार की बातें हमें आनी चाहिए यदि हम तैयारी कर रहे हैं पीजीटी की, नेट जेआरएफ की, असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम की। लेकिन कोई भी एग्जाम हो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस आपको, क्योंकि देखिए मैंने आज ये बातें बताई हैं 4 स्थानों के लिए, अभी और भी हैं कुछ बातें, हड़प्पा सभ्यता के अंत से संबंधित कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जैसे मैंने कुछ ही स्थानों की बातें बताई हैं। अब जितने भी स्थान हैं उन सब के बारे में किसने खोज की, किसने खुदाई की, क्या क्या वहाँ से मिला है, उनकी इंपॉर्टेंट संरचनाएं कौन कौन सी हैं, वो सब बातें बहुत बड़ी हो जाती हैं, एक वीडियो के अंदर कभी भी कवर नहीं की जा सकती। लेकिन एनसीईआरटी पढ़ने का मैं हमेशा आपको बताता हूँ फ़ायदा क्या है। एक तो चीज़ें आसानी से आपको समझ आ जाती हैं। एक कहानी जब आपको समझ आती है तो आपको फैक्ट याद करना आसान हो जाता है। दूसरी बात, इसमें लिमिटेड फैक्ट हैं और इसमें से प्रश्न हर एग्जाम में उठाए जाते हैं। तो जब हम कम चीज़ें कहीं से पढ़ते हैं तो वो हमारे दिमाग में छप जाती हैं, आसानी से याद रह जाती हैं। ताकि इनमें से कुछ प्रश्न आए तो वो तो आपका गलत नहीं हो सामान्य तौर पर। तो इसमें कई ऐसी जानकारियां हैं जो वास्तव में अच्छी हैं, तो वो हमें पढ़नी है। इसके बाद में अगला है हड़प्पा सभ्यता के अंत का रहस्य। अगला जो टॉपिक इसके अंदर दिया गया है, सभ्यता के अंत का रहस्य। सभ्यता के अंत का रहस्य। अब इसका अंत कैसे हुआ, सारे के सारे अनुमान हैं। किसी ने कहा बाढ़ आई, किसी ने कहा भूकंप आया, किसी ने कहा आग लग गई, किसी ने कहा नदियां सूख गई, किसी ने कहा कि नदियों ने रास्ता बदल लिया। तो ये जो सारी जानकारियां हैं वो अधूरी हैं, कोई भी जानकारी पूर्ण नहीं है। और जो सर्वमान्य नियम सामान्य तौर पर ये मानते हैं कि जिसकी ज़्यादा संभावना है कि यहाँ की जो शासन व्यवस्था है वो भंग हो गई, कि यहाँ का जो केंद्रीकृत सिस्टम है किसी भी प्रकार का, जो वो भी अनुमान है, वो छिन्न भिन्न हो गया, जिसके कारण जो नगर हैं या इनकी जो सभ्यता है, दूसरे देशों के साथ व्यापार है, उसको नुकसान पहुंचा है और धीरे धीरे लोगों ने इन बस्तियों को छोड़ दिया। कुछ स्थानों पर हो सकता है कि बाढ़ आई हो, कुछ स्थानों पर हो सकता है कि अग्निकांड हुआ हो, कुछ स्थानों पर हो सकता है कि नदियां सूख गई हों। ऐसा भी कहा गया है कि जंगल नहीं बचे थे, कि जो ईंटें वगैरह बनाने के लिए जो ईंधन का इस्तेमाल करते थे तो जंगलों की कमी हो गई, लकड़ी नहीं मिली तो वो उसके लिए ईंधन नहीं मिला ईंटें पकाने के लिए। तो इसके बाद में ईंटें आप देखेंगे ना कि 2600 से 1900 ईस्वी पूर्व हो तो 1900 ईस्वी पूर्व के बाद में आपको उस प्रकार की पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल नहीं मिलता, आपको शहरों के अवशेष नहीं मिलते। आगे कई सालों तक, 1300 सालों तक आपको शहरों के अवशेष नहीं मिलते हैं, जो कि एक लंबा समय हो जाता है।
अब यहाँ पर अपनी किताब में जो अनुमान दिए गए हैं कि इन्होंने कहा है कि जो 4700 वर्ष पूर्व शहर बने थे उनका 3900 साल पहले, तो 3900 साल का आप हिसाब लगाएंगे तो लगभग 1900 ईस्वी पूर्व, 1900 ईस्वी पूर्व में किताब में बताया गया है कि एक बड़ा बदलाव आता है। क्या बदलाव आता है कि शहरों का अस्तित्व समाप्त हो गया है, यानी अब शहरों में बसावट के संकेत नहीं मिलते, लोगों ने दूसरी ओर जाना, पलायन करना शुरू कर दिया है। और उस पलायन के बारे में एक सामान्य बात है, लेकिन सामान्य तौर पर हम उसको देखते नहीं हैं कि पलायन ज्यादातर किस ओर होता है, पूर्व और दक्षिण के इलाकों की ओर। ये इंपॉर्टेंट है लेकिन हम इस पर नजर नहीं डालते। पूर्व और दक्षिण की बस्तियों की ओर लोग ज्यादा गए। जब हड़प्पाई नगरों का पतन हुआ है तो उसके बाद में जो नई बस्तियां बसी हैं वो सामान्य तौर पर पूर्व और दक्षिण की ओर, भारतीय उपमहाद्वीप में कहां पूर्व और दक्षिण की ओर नई बस्तियों का निर्माण हुआ है। तो इस प्रकार के फैक्ट कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, हम सोचते हैं कि ये कहां से आ गया, जबकि वो हमारे हमेशा सामने होता है और हम उस पर नजर नहीं डालते। तो यहां जो अनुमान बताया गया है कि भी जंगलों का विनाश हो गया, ईंटें पकाने के लिए उनके पास उनको लकड़ियां नहीं मिली क्योंकि जंगलों का विनाश हो गया, या मवेशियों के बड़े बड़े जो झुंड थे उन्होंने चारागाह और घास के मैदान साफ कर दिए तो उनके लिए अब घास नहीं बची, या कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई, नदियां सूख गई। तो ये जो कारण यहाँ पर दिए गए हैं। लास्ट में एक दिया गया है कि संभवतः जो मुख्य कारण है वो यहाँ पर शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया होगा और धीरे धीरे लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बसने लगे या कुछ इलाके नष्ट हो गए। अब देखिए, इतनी बातों से आपका काम नहीं चलता मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले एग्जाम में, तो वहां पर आपको कुछ सामान्य जानकारी ध्यान में रखनी होती है। भाई जो टेक्टोनिक प्लेट्स में हलचल हुई पृथ्वी के नीचे और उसके कारण भूकंप आया तो नदी में बाढ़ आई, उसमें कुछ अवरोध आ गए, उसके कारण मोहनजोदड़ो नगर कह सकते हैं आपकी उसका विनाश हो गया, या वहां से लोगों ने पलायन कर दिया, जो भी हुआ है उस नगर का अंत हो गया। तो ये जो कारण है वो एम.आर. साहनी, आर.एल. राइक्स और जी.एफ. डेल्स ने बताया है। एम.आर. साहनी, आर.एल. राइक्स और जॉर्ज एफ. डेल्स। एक इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट यहां पर है, जिस पर सबसे सर्वाधिक चर्चा होती है, आर्यों का आक्रमण, कि भाई ये जो हड़प्पाई बस्तियां हैं ये इसलिए नष्ट हो गई कि वैदिक आर्यों ने इस पर हमला कर दिया। इसका सबसे बड़ा जो नाम है जो इस थ्योरी में बिलीव करता था, मोर्टिमर व्हीलर। इसने कहा कि आर्यों के आक्रमण किया है और उसके कारण हड़प्पा के नगर नष्ट हो गए। कारण बताता है वो कि एक तो मोहनजोदड़ो के अंदर मैसेकेयर के संकेत मिले हैं कि बड़े पैमाने पर लोगों के शव मिले हैं, बेतरतीब भी ऐसे ही पड़े हुए जैसे वो युद्ध में मारे गए हों। लेकिन बाद में जॉर्ज एफ डेल्स ने इस बात का तो खंडन कर दिया था। उन्होंने वो एक जगह जो शवों के ढेर मिले हैं कि कुछ लोगों के शव पड़े हैं, कोई उल्टा पड़ा है, कोई किसी प्रकार से बेतरतीब ढंग से पड़ा हुआ है, मरा हुआ, तो उसने जांच करके बताया कि ये जो शव हैं ये एक ही काल के नहीं है, यानी अलग अलग समय के हैं। तो इसलिए उन्होंने मोर्टिमर व्हीलर की जो एक साथ जो नरसंहार की संभावना है वो समाप्त कर दी। मोर्टिमर व्हीलर ने एक और कहा कि जैसे वैदिक हम देवता देखते हैं इंद्र, तो इंद्र को सामान्य तौर पर जैसे आपने देखा है कि इंद्र का एक नाम होता है पुरंदर, और पुरंदर का मतलब है जो किलों को ध्वस्त करता है, किलों को ध्वस्त करने वाले को पुरंदर कहते हैं। तो इंद्र का एक आप पर्यायवाची आप पढ़ते हैं, तो इसने कहा कि इंद्र का जो पुरंदर नाम है वो इसीलिए रखा गया है कि उसने हड़प्पा के जो दुर्ग हैं उनको नष्ट कर दिया। तो उसके नेतृत्व में वैदिक आर्यों ने आक्रमण किया और हड़प्पाई नगरों को नष्ट कर दिया। तो ये मोर्टिमर आर्यों के आक्रमण वाली जो धारणा है उसका जो मूल नाम है वो मोर्टिमर व्हीलर के रूप में देखने को मिलता है। इसके अलावा डीपी अग्रवाल और सूद ने कहा है कि घग्गर आगरा में पानी की कमी आ गई। घग्गर आगरा जो सरस्वती नदी है वो सूखने लगी और इस सूखे के कारण वहां से लोग पलायन कर गए और इस सभ्यता के बहुत से स्थानों का पतन हुआ। तो ये घग्गर आगरा में पानी की कमी का जो दिया गया है डीपी अग्रवाल और सूद ने। इसके अलावा सिंधु के मार्ग में बदलाव के कारण मोहनजोदड़ो से वो नदी दूर चली गई, इसके कारण मोहनजोदड़ो नगर का पतन हो गया। मोहनजोदड़ो की स्पेसिफिकली ये लैम्ब्रिक ने कहा है। ये जो सिंधु के मार्ग बदलने वाली जो बात है, इसके ये जो प्रमाण, इसके बारे में बातें कौन करते हैं? लैम्ब्रिक करते हैं। आर्यों के आक्रमण के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। इसके अलावा इसमें कोई बहुत ज़्यादा बातें नहीं हैं और इसमें मैंने जो बता रहा हूँ ना, मैंने आपको 7 से 8 की सीरीज बताई थी। उस सीरीज के अंदर मैंने हर पॉइंट को कवर करने की कोशिश की है। उसमें हड़प्पा सभ्यता के पतन का अलग
आधे घंटे का वीडियो है, उसमें लिपि का 20 मिनट का अलग वीडियो है, उसमें हड़प्पन जो साइट्स हैं उसकी खोज किसने की, वहाँ से क्या मिला, उसका 1 घंटे का अलग वीडियो है। तो उसके सबके डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दूंगा, उनको आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और कमेंट जरूर किया कीजिए। कभी कभी मुझे लगता है कि आप लोगों की रुचि कम है और इसीलिए मैं सीरीज बीच में रोक दिया करता हूँ, क्योंकि जब कोई पढ़ता ही नहीं है तो मैं पढ़ाकर भी क्या करूँगा, है ना। तो आपको लाइक और कमेंट करना चाहिए यदि आपको ये सीरीज पसंद आती है। तो नहीं आती है तो मेरे को पता ही है कि मेरे कहने से भी आप नहीं करेंगे और आप लास्ट तक पहुंचेंगे भी नहीं वीडियो के। इसके अलावा यदि आपको एनसीईआरटी में पता हो कि हड़प्पा सभ्यता कहाँ है, तो एक तो ये आर्मिक नगर है, एक 12th की किताब में फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके और अस्थियां, वो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, जो कि मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं। धन्यवाद।